सो हेलो गाइस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को। तो जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 7 to 18, अब हम इन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप यहाँ देखो, इंडिपेंडेंट वाला गेम हमें पहले ही क्लियर था। अब मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उनको बोला जाता है जब आपके दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन होता है, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कुछ कॉमन होता था, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसी के बेसिस पे आपको पता है, ये अगर मैं सॉल्यूशन को देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपको यहाँ 1/2 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जिसको यहाँ पे पी बोला गया है, जिसको फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखी है 3/5। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला आपको पता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही हमारा रूल है। अब पहला पार्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यू नो कि थीटा आपका होता है 0। ठीक है, तो ये चीज आपका 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है यानी कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा, 3/5 ये बचा। पी ए का वैल्यू है 1/2 और पी बी का वैल्यू है p, और ये चीज तो 0 हो गई थी। अब आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे, स्विच करेंगे इसकी पोजीशन, तो ये होगा 3/5 माइनस 1/2, और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, यानी जो p का आंसर है वो आएगा 1/10। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका पहला पार्ट बिल्कुल से कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर p का वैल्यू क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है a इंटरसेक्शन b का जो भी आंसर होता है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए डॉट पी बी के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई टेंशन? अच्छा, तो इस क्वेश्चन में अब आपके पास इसका वैल्यू अगर निकालना है, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो अभी आपको उसी फॉर्मूले में वापस जाना पड़ेगा एक बार फिर से। तो एक बार फिर उस फॉर्मूले पे चलते हैं, और फॉर्मूला होता था आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और माइनस ऑफ पी में ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही कुछ किया जाता था। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। इसका आंसर था 3/5, पी ए का आंसर था 1/2 जो कि इधर आ जाएगा माइनस होने। ऐसे ही ये था यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा माइनस p। गॉट इट? सो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस का 10p। यहाँ पे अगर मैं और इसको सॉल्व करूँ तो ये बना 1 माइनस 10p अपॉन p। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा फिलहाल वो आएगा, लेकिन ये आंसर आ रहा है माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो माइनस को जब मैं रीअरेंज करूंगा, जब मैं माइनस को रीअरेंज करूंगा तो ये ऊपर प्लस का 1 है ये माइनस का बन जाएगा, और ये 10p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिल जाएगा किसका आंसर, ए इंटरसेक्शन बी का। क्योंकि ये माइनस जो है अगर ये दूसरी साइड चला गया तो इनके साइन चेंज कर देता है। सो नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी वेरी इजी। तो चलते हैं वापस से सॉल्यूशन पे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है 10p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। इसका आंसर था 1/p, ये था आपके पास p। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5p। इस 10 को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो -1 इक्वल्स टू माइनस का 5p हो जाएगा,
और p का वैल्यू आएगा 1/5। ठीक है, सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। ये जो p का वैल्यू 1/5 आ गया है। तो अब चलेंगे बेटा इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम में। होपफुली 7th वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट ए की 0.3, प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की 0.4। आपको चाहिए इंटरसेक्शन बी चाहिए और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये तो बेस्ट पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले की होगी इंटरसेक्शन बी। अगर मैं देखूं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोले हैं, तो पी ए और पी बी के इक्वल होगा। पी ए का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 0.3 है, पी बी का वैल्यू यहाँ पे 0.4 है, तो इनको सॉल्व करके आएगा 0.12। फर्स्ट पार्ट इज डन। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट में चलूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है पी ए, इसके साथ आएगा पी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी आपको 0.3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 दिया है। अगर मैं माइनस करूं, इनके इंटरसेक्शन का आंसर आया था ये 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 0.70 है ना, और माइनस होगा इसमें से अगर 0.12, तो यू विल गेट 0.58 एज योर आंसर। फिर चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, ये भी पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर P में A/B है, तो आपको पता है आंसर होता है A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। इसका आंसर आया है मेरे पास 0.12 और PB का आंसर है मेरे पास 0.4। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, 2 डेसिमल्स को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा इंटू 4, एक डेसिमल को हटाओगे तो डिवाइड में 10 आएगा। एक 10 से एक 10 कटा, ये यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ और 3/10 इज नथिंग बट 0.3। गॉट इट। ऐसी अगर मैं फोर्थ पार्ट में जाऊं और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं B/A आपसे मांगूं, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B/PA। और जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 0.3 से, तो इट विल गिव मी 0.4। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब इसका जो 9th प्रॉब्लम है उसको भी देखना था थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे ए और बी 2 इवेंट्स हैं। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। गॉट इट। सो इसका प्रोबेबिलिटी आपसे मांगा गया है, तो हमने एक प्रॉपर्टी को पढ़ना था, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो प्लीज एग्जाम में आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है, तो वो किसके इक्वल होता है, ये सुनिए। ये दोनों डैश और डैश जो कि इंडिविजुअली इन दोनों पे आ रखे हैं, वो हट के इस पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं। जो इंटरसेक्शन वाला साइन है वो यूनियन बन के आ जाता है, और ए और बी आपके एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, और इस पूरे के ऊपर लग गया हमारा इंटरसेक्शन। और इसके आगे भी अगर अब सॉल्व करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है सर? इसको ऐसे इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज मुझे पता होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, तो उसी लॉजिक से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का है जो आपका ए डैश है, तो वो आपका
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला ऑप्शन इसको करने का, जो काफ़ी जगह सॉल्यूशंस में दिया हुआ है। दूसरा मेथड अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ना आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस देखते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो। अभी अभी हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज तो मुझे पता चली ही रखी हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए का वैल्यू है 1/4, पी बी का है 1/2 और ये है आपका 1/8, है ना। चलो इसको लिख लेते हैं। आगे चल के अगर मैं यहाँ पूरे का एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 ये सारा का सारा 2 है, यहाँ पे इंटू करोगे तो ये बच जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 6 में से 1 गया 5, 8/5, तो 3/8 एज योर आंसर। सो दिस आंसर विल कम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो 3/8 आपका आंसर आया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखते हैं उसमें क्या स्पेशल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोलता है आपको बताना है नॉट ए और नॉट बी वाला प्रोबेबिलिटी, क्या ये इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब है ए डैश, और का मतलब है यूनियन, और नॉट बी का मतलब है बी डैश। तो जैसे भी हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी सेम ये भी ऐसी हो जाएगी। ए और बी दोनों से आपका ये डैश हटके कॉम्प्लीमेंट हटके ऊपर आ जाएगा। ए और बी आपके दोनों फ्री हो जाएंगे और ये जो यूनियन का साइन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक लॉजिक और देख लेते हैं यार। अब इसके बाद आपको पता है इस चीज़ को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। गॉट इट। सो कुल मिला के अब ये सारी की सारी कहानी है। ये जो आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू मुझे यहाँ 1/4 गिवन है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अगर मैं इसको यहाँ स्विच कर दूँ, इस वाले को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, तो 1 माइनस 1/4 यानी कहीं ना कहीं 3/4। तो 3/4 ये जैसे ही आ जाएगा आपका क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपको चेक करना है ये इंडिपेंडेंट है भी या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए रूल होता है ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल होना पड़ेगा पी ए डॉट पी बी के इक्वल, और सिंपल सा लॉजिक है, इसका आंसर अगर 3/4 है, पी ए आपका 1/2 है, पी बी आपका 7/12 है, और ये किसी भी वे में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये इक्वल ही नहीं हो सकते तो ये आपके यहाँ पे सिंपल सा गेम है, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब 11 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये तो आपको पता चल जाते हैं कि इनका क्या आंसर है। पहले में आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आपके पास ये दोनों इवेंट हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के इक्वल होता है। तो 0.3 इंटू 0.6 विल गिव यू 0.18। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट भी इजी है, इसने बोला है आपका ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब पी डैश। अब हमने जब एग्जाम्पल सॉल्व करे थे एग्जाम्पल 13, 14, तो हमने देखा था
अगर दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी वो मल्टीपल के बराबर होती है, और अगर वो इवेंट ए और बी डैश है तो वो बेटा उस बी डैश के मल्टीपल के भी इक्वल होती है ना। अब सिंपल सा बात है, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी पी बी की 0.6 है तो जो आपका प्रोबेबिलिटी बी डैश का होगा वो 1 माइनस करेंगे जब आप, तो वो आ जाएगा 0.4। ये तो बहुत इजी लॉजिक है सर। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की देखूं जो कि 0.3 है, और प्रोबेबिलिटी मैं ए डैश की देखूं तो वो बन जाएगी 0.7। ये भी लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे पी ए मुझे पता है मेरा 0.3 है, तो पी डैश मेरा हो जाएगा 0.4, तो आंसर विल बी 0.12। गॉट इट। अब चलते हैं थर्ड वाले प्रॉब्लम पे। थर्ड वाले प्रॉब्लम पे वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन बी हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस आप किसको करते हो, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है। अब पी ए का वैल्यू है मेरे पास 0.3, पी बी का वैल्यू है मेरे पास 0.6, और इनके इंटरसेक्शन का आंसर आया है मेरे पास यहाँ पे 0.18। तो 9 में से इसको माइनस करोगे तो 0.72 आपका आंसर आएगा। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पे आया है वो आया है पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 पे आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपसे बोला जाएगा नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब है ना मुझे ए चाहिए और ना मुझे बी चाहिए। तो उसने क्या बोला, ना मुझे ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ना ए चाहिए एंड उसको तो बेटा बी भी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाली चीज़, और इसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, ये नीदर वाले केस में ध्यान रखना। हालांकि हमें लगता है कि यहाँ पे और वाला सिनेरियो आएगा, लेकिन वो और नहीं, वो इंटरसेक्शन वाला ही चीज़ आता है। तो जैसा आपको बताया था ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लग जाता है, ए और बी यहाँ पे फ्री हो जाएंगे, इंटरसेक्शन है तो यू हो जाएगा। इसी चीज़ को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए यूनियन बी। आपने वैल्यू देखा था अभी अभी आया था आपके पास 0.72। सो जो फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 0.28। गॉट इट। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक डाई को आपने 3 टाइम्स उछाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ठीक है। अनदर स्पेशल सिनेरियो, अनदर स्पेशल थिंग। तो इस स्पेशल सिनेरियो में मैं क्या करने जा रहा हूं इसको भी देखिएगा। लेट्स से मैंने आपको बोला आप 3 कॉइन्स को टॉस करो, तो आपको पता है एच एच एच, टी एच टी एंड सो ऑन यहाँ पे 8 केसेस आ जाते हैं। ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि मुझे भाई एटलीस्ट आप एक हेड तो दे दो, मुझे एटलीस्ट एक हेड तो दे दो। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मैं आपको बोलूं आप 1 में से माइनस कर दीजिए वो सारे केसेस जिनमें एक बार भी हेड नहीं आया, 1 में से माइनस कर दीजिए वो सारे केसेस जिसमें एक बार भी हेड नहीं आया, तो कम से कम वो केसेस तो आएंगे जिसमें हेड एक बार जरूर आया। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये वो केस है जिसमें हेड एक बार भी नहीं आया। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको पता है आपका हेड कभी ना कभी तो आया होता है किसी ना किसी सिनेरियो में। एग्री करते हैं यार इस चीज़ से? तो हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। तो टोटल 7 केसेस बन जाते हैं।
तो सिंपल सी बात है 7/8 इसका आंसर बन जाता है। तो ये तो था कॉइन वाला गेम। तो जब भी बेटा आपसे एटलीस्ट मांगा जाएगा, उसने मांगा एटलीस्ट उसने बोला एटलीस्ट मुझे क्या कर दो, मुझे एक ऑड नंबर दे दो, एटलीस्ट मुझे एक ऑड नंबर दे दो, एक ऑड नंबर मुझे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ 1 में से, अगर मैं माइनस कर दूं वो केसेस जहाँ पे नन वाला केस बने, मतलब एक भी ऑड नंबर आपका आए ही ना। तो सिंपल सा बात है, जब आपका एक भी ऑड नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो जब एक भी ऑड नंबर ही नहीं आएगा तो आपका एटलीस्ट कम से कम एक और तो आ जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज 1 माइनस। अब हमने रैंडम वेरिएबल भी आगे पढ़ना है, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन नहीं, आप उस वाले केसेस में भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ऑड नहीं आ रहा है तो इवन नंबर आ रहा होगा, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल थ्रो में 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6 यानी 1/2, है ना। तो अगर 3 बार मैं थ्रो कर रहा हूँ, हो सकता है पहली बार भी इवन आ जाए, हो सकता है दूसरी बार भी इवन आ जाए, और हो सकता है तीसरी बार भी इवन आ जाए। मतलब इन तीनों केसेस में इवन 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 आया है, यानी ऑड एक बार भी नहीं आया है। इन नन ऑफ द केसेस ऑड नंबर इज कमिंग, सो द फाइनल प्रोबेबिलिटी इज दिस इज 1/8, और जब मैं इसको माइनस करूंगा सो आई विल गेट माई आंसर एज 7/8। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही 4 बार राइस को थ्रो किया जाता तो आंसर हो जाता मेरा 15/16, है ना। लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है, अभी तो आपसे ये पूछा भी नहीं गया था। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन यार अब थोड़ा बहुत तो समझ में आप लोगों के आया होगा कि इसमें हुआ क्या है। अब चलेंगे इसके 13 प्रॉब्लम पे। अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब ये आपको क्या बोलता है, अच्छा 14 से पहले 13 रह गया, 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 प्रॉब्लम में आपने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। अब सिंपल सा बात है, एक बॉक्स है आपके पास, इसमें 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 आपके पास रेड बॉल हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे आपने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया। अब पहले केस में मांग रहा है कि दोनों की दोनों रेड हो, यानी फर्स्ट बॉल भी रेड हो और सेकंड बॉल भी रेड हो। तो और आपने रिप्लेस भी किया है, मतलब जो बॉल आपने निकाली वो आपने वापस भी डाली। तो सिंपल सी बात है, 8/10 वेज में मैं पहली रेड बॉल निकाल सकता हूँ, और क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने बॉल उठा के रख ली अपने पास, तो बॉल अगर आपने फिर से वापस डाल दी तो दूसरी रेड बॉल भी 8/10 वेज में निकल सकती है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस है 64/100, और फर्दर अगर इसको मैं कैंसिल आउट करके यहाँ पे लिखता 4 की टेबल से तो दिस है 16/25। पार्ट 1 इज डन। अब वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट बॉल जो है ब्लैक हो, फर्स्ट बॉल जो है ब्लैक हो एंड दूसरी बॉल निकले रेड, ठीक है। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 10/18, और बॉल क्योंकि आपने फिर वापस डाल दी इसलिए कोई बॉल कम नहीं हुई है, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे क्या बन जाती है, सेम 8/18। इट्स वेरी इजी। इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं और दोनों को 2/9 and this is your 5/9, so answer will be 20/81। अब नाउ बैक टू दिस थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में वो आपसे क्या बोल रहा है, थर्ड केस में तो आपसे वो और इजी लैंग्वेज में बोल रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। हो सकता है पहली बॉल ब्लैक ड्रॉ हो जाती एंड दूसरी बॉल रेड हो जाती, या ये भी पॉसिबिलिटी है पहले अटेम्प्ट में रेड बॉल निकलती एंड फिर आपकी ब्लैक बॉल निकलती।
अब ब्लैक और रेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ही रेड और ब्लैक की है। ये प्रोबेबिलिटी अभी आपने देखी, ये है 20/81 की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 20/81, और फाइनल आंसर इज 40/81। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो क्या बोलता है, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली, हाँ, तो यहाँ उसने इंडिपेंडेंटली बोल दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी और जो आपका पी ए इंटू पी बी होगा वो आपस में होगा इक्वल। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यही है। और यहाँ से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर चलिए निकाल भी लूँ तो आई विल गेट माई आंसर एज 1/6। तो अब चलते हैं पहले पार्ट में, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे अगर दोनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया अलग अलग इंडिपेंडेंटली तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व होना ही होना है ना, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे होना ही होना है तो वो क्या केस होगा, या तो इस प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे, या मतलब और, या इस प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, पहला केस। सेकंड केस में एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या है, अगर प्रॉब्लम ए ने सॉल्व करी तो चांसेस आर देयर सेम टाइम में बी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। या एक केस ये हो सकता है, प्रॉब्लम अगर ए ने सॉल्व नहीं करी तो सेम टाइम पे बी को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका तो यही मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व होना है तो ए या बी में से कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं बोला उसने कि भैया ए को ही करना है बी को ही करना है, लेकिन सेकंड में उसने बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, सिर्फ एक ही बंदा सॉल्व करेगा। अब भाई एक ही बंदा सॉल्व करेगा तो सेम टाइम पे दूसरा बंदा सॉल्व नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी वाला केस बनेगा। अब आपको ए यूनियन बी का तो आंसर पता है, इट्स पी ए, इट्स योर पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम में आ जाएगा नीचे 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो आपको मिलेगा 4/6। और 4/6 को जब मैं कट करके लिखूंगा तो जो मेरी पहली प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 2/3। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे और का मतलब होता है प्लस, अगर ए ने ये काम किया, ए ये काम कर सकता है 1/2 में इनटू, तो बी ने ये काम नहीं किया होगा। तो अब चलते हैं उसकी थ्योरी पे। आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ए की प्रोबेबिलिटी थी काम करने की वो 1/2 होगी, तो ए के काम ना करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, मैंने -1 कर दिया। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की 1/3 है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगी वो बन जाएगी 2/3। ये थ्योरी अभी अभी हमने पढ़ी थी इसी लेक्चर में कि किसी भी इवेंट का होना या ना होना उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 के इक्वल होता है वो सम। तो यहाँ से आप बी डैश का जो वैल्यू है वो आप डाल सकते हैं 2/3। ऐसे ही ये ए डैश है और ये आपका बी है जो कि बन जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका, लेट मी सी, आई थिंक बी इज 1/3, यस। तो ये हो गया 2/6, ये हो गया 1/6, दोनों को प्लस करोगे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 1/2। तो जैसे ही 1/2 आंसर आ गया आवर क्वेश्चन इज डन। तो होपफुली ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। हमने ए यूनियन बी ऊपर इसलिए लिया क्योंकि दोनों ने प्रॉब्लम में से कोई भी सॉल्व कर सकता है, और नीचे स्पेशली बोला है कि इनमें से कोई एक ही करेगा। अब बढ़ते हैं आगे वाली प्रॉब्लम पे।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अब आपको मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। 15 क्वेश्चन को देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ सारे पार्ट्स नहीं करवाने जा रहा हूँ, ये दोनों पार्ट आप एज ए होमवर्क, एज ए वीकेंड से खुद ही कर सकते हो। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ केस नंबर 3, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। पहले तो मैं देखता हूँ इवेंट ई में द कार्ड जो निकले, या तो किंग निकले, कार्ड या तो किंग हो भाई, या कार्ड में हो आपके क्वीन। अब आप चाहे किंग मांगो या क्वीन मांगो, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 8/52, बिकॉज मेरे पास 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, ठीक है। तो और है तो और का मतलब एडिशन होता है। अगर मैं एफ वाले इवेंट को देखूं तो वो मांग रहा है मुझसे क्वीन या जैक, है ना, क्वीन या जैक। तो सिंपल सा बात है, क्वीन और जैक अगर वो मुझसे यहाँ पे मांग रहा है तो अगेन आई कैन से कितने कार्ड्स होंगे मेरे पास, आप लोग खुद गेस करो। वो भी मेरे पास कुल मिला के यहाँ पे 8 ही कार्ड होने जा रहे हैं। यहाँ तक भी कोई टेंशन तो नहीं होगा यार, ठीक है। या बताइए, कोई टेंशन? कोई भी टेंशन नहीं, ओके। अब हम चलते हैं और आगे। तो अगर मैं क्वीन और जैक की बात करूं तो ये भी 8/52 ही थे आपके। अब आता है ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ऐसे कार्ड जिसमें किंग हो या क्वीन हो और इसके हिसाब से एंड हो। एंड का मतलब क्या है, क्वीन हो और जैक हो, इसका मतलब तो यही है ना यार। अब आप देखो इन दोनों केसेस में जो इकलौता फैक्टर कॉमन है वो है क्वीन। यहाँ पे भी 4 क्वीन आ गए, यहाँ पे भी 4 क्वीन आ गई। तो जो ई इंटरसेक्शन एफ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी में क्योंकि 4 क्वीन आ चुकी हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, क्योंकि 4 क्वीन आ चुकी हैं 52 में से। वहीं वहीं पे पी ई और मैं पी एफ की बात करूं तो ये 8/52 है, ये भी 8/52 है। और जब आप इसको सॉल्व करके देखना भी चाहोगे, ये आपस में इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हुए। बाकी ऊपर दोनों वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, ये वाला नहीं हुआ। तो डेट इज वाई मैंने आपको केस नंबर 3 ही दिखा दिया जो सबसे डाइसी था। अब चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। हम चाहें तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। अब 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं। अगर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश वाले हैं वो 40% ऐसे हैं जो रीड करते हैं, तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। और 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन एफ की वो यहाँ पे हो जाएगी 20%, यानी 20/100। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से भी आपको दिखाना चाहूँ तो ये वो लोग हैं जो कि 20% में हैं, जो दोनों पढ़ते हैं। अगर ये बाय चांस हिंदी है तो हिंदी कितने पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी सिर्फ 40% पढ़ेंगे और इंग्लिश सिर्फ 20% पढ़ेंगे। ये वेन डायग्राम हम 11th में भी देख चुके हैं। क्योंकि भाई अगर 60 लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं और 2 उसमें इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं वो होंगे 40% लोग। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अब वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है क्वेश्चन में, नीदर वो इंग्लिश पढ़े ना वो आपका हिंदी पढ़े। तो नीदर एंड नॉर वाला केस तो आप पहले भी यहाँ देख चुके हो। तो उसने क्या बोला, ना भाई हिंदी पढ़े
ना ही वो इंग्लिश पढ़े। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता थी, ये डैश यहाँ से उड़ के ऊपर चला जाता है, इंटरसेक्शन आपका जो होता है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका आंसर आता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। यहाँ तक कोई टेंशन? अब इस H यूनियन E का आंसर कैसे निकाला जाएगा, ये भी हम पीछे कई बार कर चुके हैं, तो इसके लिए लगेगा अब वही फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब चलते हैं। तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और माइनस में आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आपकी है 60/100, इसको मैं भी कट नहीं कर रहा हूँ, ये है आपकी 40/100, ये है आपकी 20/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस 180, तो दिस इज 80/100, और 80/100 को कैंसिल करोगे तो 4/5, और 1 में से अगर 4/5 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1/5। तो आई थिंक पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि 1/5 क्यों आया। अब हम बढ़ेंगे आगे इस क्वेश्चन में फर्दर। अब उसने आपसे क्या बोला है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो पहले मैं आपके लिए ये रब कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट को मैं आपको फिर से यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरे को पहले रब कर देता हूँ इसको, सो दैट यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। अब उसने क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, अब जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो हिंदी पढ़ती है, और अगर वो हिंदी पढ़ती है तो हिंदी नीचे आएगा, जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ती हो, तो इंग्लिश आ जाएगा ऊपर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका मतलब है P E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। ये है आपका 20% यानी 20/100, और हिंदी पढ़ने वाले लोग सिर्फ कितने हैं, वो है 60%। 100 से 100 कटा, आंसर इज 1/3। कोई चैलेंज नहीं होगा, है ना, 1/3 है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर वो हिंदी पढ़ती है तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी मांगी थी। अब अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, अब सिंपल सी बात है, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो इंग्लिश आ जाएगा नीचे। हमें प्रोबेबिलिटी देनी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़े, तो वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी अपॉन इंग्लिश, और नीचे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इंग्लिश की, और यहाँ से मुझे मिलेगा अगेन 20%, क्योंकि दोनों पढ़ते हैं, और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं मेरे पास 40%, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आया, 1/2, 1/2 आया। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में। आपको ये समझ में आ गया होगा गेम कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, ये आंसर्स ऐसे आ क्यों रहे हैं। अब समझिए इसको वेन डायग्राम से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, और ये था 60%। और इसमें से अगर तुम्हें सिर्फ इंग्लिश पढ़वाना है तो इस पूरी जनता में से जो इंग्लिश पढ़ने वाली जनता है, इस पूरी में से वो है 20। तो डेट इज वाई यू गैस कैन सी द आंसर इज 1/3। और वहीं ये सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और ये हैं 20 + 20 यानी 40। तो इसमें हिंदी पढ़ने वाले कितने हुए, 20। तो डेट इज वाई आंसर इज 1/2। ठीक है, तो इसी लॉजिक के साथ ये आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, लेकिन कोई ट्रबल नहीं है। आप इसको अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आप वैसे भी ना कर पाएँ तो एटलीस्ट आप इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई। अब आपने दो पेयर ऑफ डाई को फेंका, एक डाई ये है, एक डाई ये है, और टोटल आउटकम इज 36। अब दोनों डाई में एक इवन प्राइम नंबर है,
भाई इवन प्राइम नंबर जो होता है, इवन प्राइम नंबर इस दुनिया का जो इकलौता है वो होता है 2। तो दोनों में 2 और 2 आए उसकी तो बस एक ही प्रोबेबिलिटी है ना। तो 1/36 इज योर आंसर, क्योंकि इकलौता इवन प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। और 2 डाई की अगर मैं थ्रो करूं तो 2 और 2 सिर्फ एक ही बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, ये जो लिंक दिया है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। आपको मैंने बताया है ए इंटरसेक्शन बी को हमने थ्योरी में पढ़ा था पहले भी, ए बी भी बोल देते हैं है ना। तो उसी लॉजिक पे अगर आपका सिंपल सा है ए डैश और बी डैश है और ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये पी ए डैश डॉट पी बी डैश के ही इक्वल होने जा रहा है। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। Hopefully the lecture is clear to you. Please wait for my next lecture. Thank you.